धीरजलाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें हम धीरूभाई अंबानी के नाम से जानते हैं, एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। धीरूभाई की कहानी एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यवसायी टाइकून बनने की कहानी है। धीरजलाल हीराचंद अंबानी अथवा धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के चोरवाड़ गांव में एक सामान्य मोत बनिया परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और माता का नाम जमुनाबेन था। उनके पिता अध्यापक थे। अपने माँ बाप के 5 संतानों में धीरूभाई तीसरे नंबर के थे। उनके दूसरे भाई बहन थे रमणीक लाल, नटवर लाल, त्रिलोचना और जसुमती। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें हाई स्कूल में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। उनका कोकिला बहन के साथ विवाह हुआ था। उनके 2 बेटे थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और 2 बेटियां, नीना कोठारी और दीप्ति सलगांवकर। साल 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमणीक लाल की सहायता से यमन के एडन शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एबीसी एंड कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर काम किया। साल 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी, जिनके साथ वो यमन में रहते थे, के साथ मिलकर 15,000 की पूंजी के साथ रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत की। पॉलिस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया। रिलायंस कमर्शियल कारपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से कार्यालय के साथ हुई। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। साल 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए ये साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और जहाँ पर दमानी एक सदर व्यापारी थे, वही धीरूभाई को जोखिम उठाने वाला माना जाता था। अब तक धीरूभाई को वस्त्र व्यवसाय की अच्छी समझ हो गई थी। इस व्यवसाय में अच्छे अवसर की समझ होने के कारण उन्होंने साल 1967 में अहमदाबाद के नेरोडा में एक कपड़ा मिल स्थापित किया। यहाँ वस्त्र निर्माण में पॉलिस्टर धागों का इस्तेमाल हुआ और धीरूभाई ने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने विमल ब्रांड का प्रचार प्रसार इतने बड़े पैमाने पर किया कि यह ब्रांड भारत के अंदरूनी इलाकों में भी एक घरेलू नाम बन गया। साल 1975 में विश्व बैंक के एक तकनीकी दल ने रिलायंस टेक्सटाइल्स के निर्माण इकाई का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी उत्कृष्ट पाया। धीरूभाई को इक्विटी कल भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। जब साल 1977 में रिलायंस ने आईपीओ जारी किया, तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। धीरूभाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीण लोगों को आश्वस्त करने में सफल रहे कि जो उनके कंपनी के शेयर खरीदेगा उसे अपने निवेश पर केवल लाभ ही मिलेगा। साल 1980 तक अंबानी की कुल राशि को 1 बिलियन रुपए तक आंका गया। हालांकि कारोबार की सफलता में धीरूभाई अंबानी ने आसमान की बुलंदियों को छू लिया था, पर उन पर लचीले मूल्य और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे। उन पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी नीतियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल चालाकी से बदलवाया और अपने प्रतिद्वंदियों को भी सरकारी नीतियों के सहारे पटखनी दी। अपने जीवन काल में ही धीरूभाई ने रिलायंस के कारोबार का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में किया। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, पावर, रिटेल, कपड़ा टेक्सटाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट और लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। धीरूभाई और बॉम्बे डाइंग के नुस्ली वाडिया का संघर्ष जग जाहिर है। पॉलिस्टर कपड़े के बाजार पर कब्जे के लिए दोनों ही कंपनियां संघर्षशील थी। यह लाइसेंस राज का दौर था और सब कुछ सरकार के नीतियों के ऊपर निर्भर करता था। धीरूभाई अंबानी को अपनी राजनीतिक पहुंच के लिए जाना जाता था और उनमें योग्यता थी कि वे मुश्किल से मुश्किल लाइसेंस को भी अपने हक में करा लेते थे। इस मामले पर उन पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने सरकार से साठगांठ कर अपने प्रतिद्वंदी के लिए अड़चनें पैदा करवाई। एक समय में रामनाथ गोयका धीरूभाई अंबानी के दोस्त थे। माना जाता है कि रामनाथ गोयका नुस्ली वाडिया के करीब थे। कई मौके पर रामनाथ गोयका दोनों लड़ने वाले गुटों के बीच हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे ताकि दुश्मनी का अंत किया जाए। गोयका और अंबानी के भ्रष्ट व्यावसायिक आदतों से प्रतिद्वंदी बन गए और उनके गैर कानूनी कार्यों के कारण गोयका को उचित हिस्सा नहीं मिल पा रहा था। बाद में रामनाथ गोयका ने नस्ली वाडिया को समर्थन के लिए चुना। एक समय में माना जाता है कि रामनाथ गोयका ने कहा था, नुस्ली एक अंग्रेज आदमी है, वे अंबानी को संभाल नहीं सके। मैं एक बनिया हूँ, मैं जानता हूँ कि कैसे खत्म करना है। रामनाथ गोयका इंडियन एक्सप्रेस समूह का प्रधान था।
अंबानी और गोयका दोनों की आलोचना और सराहना सामान्य रूप से समाज के वर्गों द्वारा की जाती थी। लोगों ने गोयका की आलोचना की कि वह एक राष्ट्रीय समाचार पत्र का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत चतुरता के कारण कर रहा है। आलोचक मानते थे कि कई ऐसे दूसरे व्यावसायिक इस देश में हैं जो कि अनैतिक और अवैध तरीकों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, पर गोयका ने केवल अंबानी को ही अपने निशाने के लिए चुना, न कि दूसरे को। आलोचक गोयका के बिना अपने नियमित कर्मचारियों की मदद से इन लेखों को चलाने की योग्यता भी सराहना करते थे। धीरूभाई अंबानी को भी इस बीच काफी पहचान और सराहना मिल रही थी। जनता का एक वर्ग धीरूभाई के व्यवसायिक समझ और अपनी इच्छानुसार व्यवस्था को वंश में रखने की योग्यता की प्रशंसा करने लगा था। इस संघर्ष का अंत तभी हुआ जब धीरूभाई अंबानी को सदमा लगा। जब धीरूभाई अंबानी सैन डिएगो में अच्छे हो रहे थे, उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी कामकाज देख रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने रिलायंस की तरफ बंदूकें मोड़ ली। सरकार पर सीधा सीधा आरोप लगाने लगे कि वे रिलायंस उद्योग को दंडित करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। वाडिया, गोयका और अंबानियों के बीच लड़ाई ने अब नई दिशा ले ली थी और राष्ट्रीय संकट बन गई थी। गुरुमूर्ति और दूसरे पत्रकार मुलगाओकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ रहे और उनकी तरफ से प्रधानमंत्री को एक प्रतिकूल फर्जी पत्र लिखा। इंडियन एक्सप्रेस ने राष्ट्रपति पत्र के एक मसौदे को छाप दिया। बिना ये एहसास किए सोचे कि जैल सिंह ने राजीव गांधी को पत्र भेजने से पहले ही पत्र में परिवर्तन कर दिए थे। अंबानी इस बिंदु पर लड़ाई जीत चुके थे। अब जबकि संघर्ष सीधे सीधे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और रामनाथ गोयका के बीच था, अंबानी चुपचाप बाहर निकलते बने। सरकार ने तब दिल्ली के सुंदर नगर में एक्सप्रेस अतिथि गहर पर छापा मारा और पाया कि मूल मसौदा सुधार के साथ मुलगाओकर की लिखावट में है। 1988 से लेकर 89 तक राजीव की सरकार ने अभियोग की एक श्रृंखला इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ लगा दी। फिर भी गोयका अपनी महिमा बनाए हुए थे, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए उन्होंने आपातकाल के दौरान अपनी बहादुर छवि को बनाए रखा। अप्रैल 1989 में धीरूभाई एल&टी के अध्यक्ष थे। साल 1990 में सरकार अधिकृत वित्तीय संस्थान जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम ने रिलायंस समूह के लार्सन एंड टुब्रो के प्रबंधन नियंत्रण को पाने की कोशिश को असफल कर दिया। पराजय की भनक लगने पर अंबानियों ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। एक बड़े सदमे के बाद धीरूभाई अंबानी को मुंबई के ब्रेंच कैंडी अस्पताल में 24 जून 2002 को भर्ती किया गया। यह दूसरा सदमा था। पहला उन्हें फरवरी 1986 न्यूब वे एक हफ्ते के लिए कोमा की स्थिति में थे। डॉक्टरों की एक समूह उनकी जान बचाने में कामयाब न हो सके। उन्होंने 6 जुलाई 2002 रात के 11:50 के आसपास अपनी अंतिम सांसें ली। उनके अंतिम संस्कार में न केवल व्यापारियों, राजनीतियों और मशहूर हस्तियों ने शिरकत की, बल्कि हजारों आम लोगों ने भी भाग लिया। उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कारों को पूरा किया। उनका अंतिम संस्कार 7 जुलाई 2002 को मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में करीब शाम के 3:30